हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज भूषण कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, है ना, जो मैंने बताया था। स्फेरिकल चार्ज हमारा अगर कंडक्टिंग मटेरियल का हो, है ना, तो चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, है ना, दोनों ही केस में जो कंडक्टिंग मटेरियल की केस होता है, दोनों ही केस में चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चार्ज हमारा सरफेस पे आता है। और अगर नॉन कंडक्टिंग में हमारा हॉलो हो, तो जो हॉलो है बिकॉज उसमें अंदर कुछ है ही नहीं है ना, खोखला, तो ऊपर ही हमारा आवेश आएगा क्योंकि नीचे कुछ जगह ही नहीं। तो ये तीनों टाइप जो होता है हमारा कंडक्टिंग में, जो हमारा हॉलो होता है, जो हमारा सॉलिड होता है, और नॉन कंडक्टिंग में जो हमारा हॉलो होता है, तीनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। कैसे कैसे पॉइंट पे? एक, जब हमारा पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर था। दूसरा कब सीखा हमने? व्हेन द पॉइंट वाज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और थर्ड पॉइंट जो हमने सीखा वो इनसाइड। अब यही तीन केसेस हम लोग पढ़ेंगे। इफ द मटेरियल इज इंसुलेटिंग एंड द स्फीयर इज सॉलिड, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं केस नंबर सेकेंड, है ना। वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड due to a non-conducting solid sphere. तो मैं बात करने जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। तो अगर हमारा स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड हो, तो मैंने बताया था कि इस केस में जो चार्ज होगा वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं ले लेता हूं एक स्फीयर, ठीक है ना। थोड़ा सा क्यूट सा बनाने की कोशिश में करता हूं, है ना। देखिए बन जाता है, नहीं बन जाता, और ये कुछ ज्यादा ही क्यूट हो गया। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है ना। इसमें चार्ज हमारा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा वॉल्यूम मतलब अंदर बाहर, सरफेस पे, सरफेस पे, आयतन में, हर जगह, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ इसमें जो हमारा चार्ज घनत्व है वो है हमारा रो, कूलॉम पर मीटर, ठीक है ना। ये हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं इसकी रेडियस कितना है, रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इसको कैपिटल आर लिया है, या फिर आप ये भी ले सकते हो। और इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहला केस हम लोग ले रहे हैं व्हेन आर इज मोर देन आर, मतलब जब हमारा पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर हो। तो आप क्या करोगे, यहां से होता हुआ गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक छोटा सा एरिया कट करना है। आपको पता है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों से एक है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ उस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है, जो भी कह लो। अब क्या करना है मुझे, ई डॉट डी करो। अब यहाँ पे आप करोगे हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में ओरिएंटेड है। तो इसका देखिए ये हमारा क्या है, इस तरह का शेप है, बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा तो चारों तरफ क्या होगा, तीन तरफ बाहर से निकल रहा है, रेडियल आउटवर्ड। यहाँ देखिए और रेडियल आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना होगा, 0। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 या फिर d5 हमारा हो जाएगा e da। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, अगर हमें इस पूरे सरफेस से, जो हमारा पूरा आउटर सरफेस है, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं,
यहां से निकलने वाला अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया टोटल फाई या फाई नेट, ठीक है। और ये हमारा हो गया ई, और एरिया, एरिया मतलब आप जब यहाँ पे ले रहे हो फिर इसका लोगे ऐसा लोगे, जो पूरा पूरा जो गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है आर है, क्योंकि ये स्फीयर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर के फॉर्म में, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फीयरिकल होगा। तो यहाँ पे अगर आप एरिया निकालोगे इसका तो आएगा एक सरफेस का हमारा जो एक स्फीयर होता है उसका जो सरफेस एरिया आता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्लक्स हमारा गॉसियन सरफेस पे पास कर रहा है, तो एक बार हम लोग कौन सा एरिया लेंगे, बाहर वाले का एरिया कितना रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर में कौन सा वाला, ये ओ से लेके इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, ठीक है, ये जगह 4 पाई आर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्या, बाय गॉस लॉ, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस में बंद टोटल आवेश 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, देखिए यहाँ पे आवेश नहीं दिया है बट आपको क्या दे दिया है, घनत्व दे दिया है। यहाँ पे आप लगाएंगे तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब अगर आप वैल्यूम लेंगे तो उसमें कितना आएगा, आवेश 2 लेंगे तो 2 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो इसका वैल्यूम है उसको मैं लेता हूँ v, तो v मीटर क्यूब लेंगे तो कितना आएगा हमारा v, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v मतलब आयतन, आयतन किसका, जिसमें आवेश है, आवेश किसमें है, इसमें, ना कि इसमें, आवेश इसमें है। और इसका आयतन लेंगे, इसका आयतन क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है स्फीयर का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हमारा स्फीयर है इसमें चार्ज है ना कि इसमें, ठीक है, बाई इनटू रो और बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी लेफ्ट साइड इज इक्वल, देन राइट साइड आल्सो बी सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या करते हैं क्योंकि बाएं पक्ष देखते हैं यहाँ पे फाई नेट हमारे फाई नेट, तो दाएं पक्ष हमारा होगा उधर क्या है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर हमारा क्या है 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा E निकल के आएगा E वो हो जाएगा हमारा कितना, पाई से पाई कट गया, हो जाएगा 1/3, यहाँ पे आर क्यूब रो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर। या फिर मैं इसको और भी अच्छा करूँ तो हो जाएगा हमारा E बराबर 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, और इधर हमारा E का रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे करता हूँ तो आराम से समझ में आ रहा, ठीक है। ये तो हमारा था, अगर हमारा E जो है यानी जो पॉइंट हम चूज कर रहे हैं P वो आउटसाइड द सरफेस हो। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जो पॉइंट P है वो सरफेस पे ले लूं, मतलब यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आप नोट करो, फिर मैं इसको मिटा के फिर आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट। इफ R इज इक्वल टू द R, मतलब इफ पॉइंट P इज अ पॉइंट व्हिच इज लाई ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी R इक्वल टू R अगर हम ले लें तो यहाँ से हमारा E क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और हो गया हमारा आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रखें क्यूब है आर स्क्वायर है, तो एक और बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा और बचेगा 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर इसको आप ऐसे लिखते हैं 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सब तो चीजें ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान है। इसके बाद जो बात केस आती है थर्ड केस, है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है हमारा जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर्स के केस में लिया था। अब बात आती है कि इफ द पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, तो ये बिल्कुल अलग व्यवहार करना शुरू कर देता है। वही सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के
लिए। तो चलिए मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। प्लीज नोट डाउन दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अगला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इफ r इज लेस देन r इज लेस देन कैपिटल R मींस व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट P हमारा इनसाइड स्फीयर हो जाए, इसका इनसाइड स्फीयर हो जाए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा। मींस पॉइंट P मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस r, अब r ये है, दिस डिस्टेंस इज r, और यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ से होता हुआ एक क्या करेंगे, गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ से छोटा सा एरिया लो, एरिया वेक्टर इसका वही आएगा क्योंकि ये स्फीयर है, तो हमारा जो गॉसियन सर्फेस होगा वो भी स्फीयर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो कैसा आएगा, रेडियल आउटवर्ड। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा हमारा देखना मुझे पता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ छोटा सा एरिया में कट करता हूँ, ये डी, और यहाँ से जो हमारा फ्लक्स आ रहा है वो d5 है, तो d5 बराबर हो जाएगा E डॉट dA cos 0 डिग्री हो जाएगा E डॉट dB cos 0 बराबर होता है d5। मुझे अगर टोटल गॉसियन सरफेस निकलने वाला फ्लक्स, तो ये आएगा गॉसियन सरफेस का है, इससे फ्लक्स निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हो जाएगा हमारा फाई नेट, और यहाँ पे हमारा जाएगा P डॉट dA का मतलब क्या हुआ, dA जब इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा जो ये पूरा स्पेक्ट्रल सरफेस होगा जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन। अब दूसरा हमें पता है बाई गॉस लॉ, हम क्या लिखेंगे, बाई गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बाई गॉस लॉ हम लिख सकते हैं क्या, फाई नेट। बाई गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई नेट इक्वल टू द q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज्ड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। अभी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वैल्यूम में, तो हमें वैल्यूम से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, वैल्यूम से। देखो एक यूनिट में कितना रो, 2 यूनिट में 2 रो, तो v यूनिट v रो, तो इसका v कितना होगा वैल्यू, ये जो अंदर है गॉसियन सरफेस का v कितना जाएगा, देखो 4/3 पाई r, तो इसका वैल्यू गुणा कर दो तो देखो 4/3 पाई r, ये चार्ज है, ये है मतलब एक आयतन में रो, 2 आयतन में और v आयतन में रो, तो v कितना है इसका, ये कितना है इसका गॉसियन सरफेस, ये छोटा है ना, इसका हमने आयतन निकाला कितना है 4/3 पाई r। हमें पता है स्फीयर का जो वैल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहाँ पे बड़ा वाला ले लेंगे इस बार, ये चार्ज सिर्फ इसके अंदर बंद है। पिछली बार मैंने क्या लिया था, ये पूरा लिया था, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा आ रहा था, बट इस बार गॉसियन सरफेस सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, ये वाला नहीं आ रहा है, ये बाहर वाला है, इस बार नहीं आ रहा, इसके चार्ज जो होंगे सिर्फ वही हमें लेने हैं, ये बाहर वाले चार्ज हैं वो ये वाले, ये हमें नहीं लेने, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2, मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 की तुलना अगर मैं कर दूं तो क्या आने वाला है, देखिए व्याप पक्ष बराबर है फाइनाइट फाइनाइट, तो हमारा पक्ष बराबर हो जाएगा, तो जाएगा e डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये हमारा r की दो पावर कैंसिल, तो e बराबर हमारा हो जाएगा कितना 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो r, एक r बच जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमारा है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए मैं बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ बोर्ड के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मेरे दोस्तों ये हमारा था आखिरी टॉपिक गॉस लॉ का, ठीक है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ एकदम आराम से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसका ग्राफ पूछता है कभी कभी, ग्राफ में बता देता हूँ, ग्राफ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ ना, ग्राफ इसका कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए कैसे ग्राफ आता है, ठीक है। देखिए जब हमने ये निकाला था, है ना, तब आउटसाइड सरफेस कितना आ रहा था हमारा, ठीक है, कैसे आया था हमारा e डॉट 4 पाई
आर स्क्वायर इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं एक केस ले रहा हूँ कि जब हमारा पॉइंट पी क्या था, वो साइड था स्फीयर। तो आप देखोगे यहाँ से ई जो आ रहा है, ई हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर से इसकी कंपेयर करूँ तो आर हमारा क्या है, इनवर्स टू से 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। और जब हम लोग अंदर वाला पॉइंट ले रहे हैं इनसाइड द सरफेस, तो क्या है देखिए यहाँ पे ये सरफेस कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है 3 और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। तो ई हमारा इस एरिया में क्या है, डायरेक्टली आर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे जैसे त्रिज्या यहाँ पे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर वाले चार्ज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये त्रिज्या बढ़ने का साफ साफ मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज फ्लो से ज़्यादा एरिया करेगा तो ज़्यादा चार्ज भी आएगा। जैसे आर बढ़ेगा तो कितने एरिया लोगे, तो इसके अंदर वाले ये वाले जो चार्ज हैं वो भी अंदर आने लगेंगे। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे लगेगी क्या है, बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जब केंद्र से हम लोग सरफेस तक जाएंगे, मैं अगर इधर मान लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर मान लूँ मैं आर, है ना, तो आप क्या करेंगे केंद्र से, जब आर इक्वल टू 0 है, केंद्र से जब आप सरफेस तरफ जाएंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब ये आर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही सरफेस पे आप जाओगे, सरफेस पे इसका वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उल्टा घटना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ है। अब जो चाहो तो कभी भी कुछ किताबों में ऐसे करके भी रहता है, ऐसे यहाँ पे हमारा आर, सेंटर से जब आर तक जाओगे तो लीनियर बढ़ेगा। यहाँ पे देखो मेरा केस लगातार बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, जैसे आप इसके बाहर जाओगे, इसके बाहर जाओगे, दूरी क्या हो, घटेगी, सॉरी दूरी हमारा बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगा तो दूरी पे क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका ग्राफ कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखें, सीखते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसे कई बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको लगाने में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारा है वैद्युत विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बाबू यहाँ पे देखिए इसका हिंदी में बता देता हूँ, है ना। एक समान रूप से आवेशित, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के कारण, ठोस और अचालक, ये भी लिखना चाहिए ना, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है सही, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा, मस्त मजा आया होगा और इसे कई बार देखें आप, ठीक है ना। एक बार दो बार देखोगे ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाता है पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।